पारिवारिक विधि में मुस्लिम विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे निकाह के प्रकार, काइंड्स ऑफ निकाह अंडर मुस्लिम लॉ। तो इसमें हम देखेंगे शिया और सुन्नी संप्रदाय में जो विवाह होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो विवाह के प्रकार हैं जैसे बातिल, फासिद, सही, इन सब विवाहों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इनका प्रभाव देखेंगे कि इनका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, मान्यता के आधार पर सुन्नी विवाह के अंतर्गत विवाह जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं: बातिल निकाह, फासिद निकाह और सही निकाह। तो बातिल निकाह जो है उसका नेचर होता है वॉइड, फासिद निकाह है वो इर्रेगुलर कहलाता है, सही निकाह जो है वो वैलिड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बातिल निकाह जो है वो क्या होता है। तो देखिए कि निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकारों द्वारा किए गए विवाह, अब इसको कैसे समझें कि यदि रक्त, वैवाहिक या तत्रात्रेय संबंधों के कारण निषिद्ध विवाह जो है वो शून्य होते हैं, बातिल होते हैं। ऐसे विवाहों का कोई वैधानिक परिणाम नहीं होता है। अब कौन कौन से जो निकाह हैं वो बातिल होते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि रक्त संबंध के कारण अगर कोई ब्लड रिलेशन है उसके कारण अगर निषिद्ध है कोई विवाह तो वो बातिल होगा। दूसरा आधार है कि वैवाहिक संबंध के कारण अगर कोई विवाह जो है वो अगर निषिद्ध है और उनके बीच विवाह हुआ है तो वो बातिल होगा। तीसरा ये देखें कि दात्रेय विवाह संबंध के कारण अगर कोई विवाह निषिद्ध है तो वो शून्य होगा। फिर आप अगर दूसरे की पत्नी से विवाह कर लेते हैं तो ये विवाह जो है वो शून्य होगा। और एक आधार ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह जिनका विवाह विच्छेद तिहरे तलाक द्वारा हो चुका है और वैध अवरोध दूर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक जो है उससे ये हुआ है और जो उनके बीच में अवरोध था वो अवरोध दूर नहीं हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे उनका विवाह हो गया है। तो ऐसे सभी विवाह जो हैं रक्त संबंध से वर्जित, वैवाहिक संबंध से वर्जित, दात्रेय विवाह से वर्जित और दूसरे की पत्नी से अगर विवाह करता है या फिर ट्रिपल तलाक से अगर कोई तलाक हुआ है और उनके बीच में जो अवरोध है वो दूर नहीं हुआ है, तो इन सभी आधारों पे अगर विवाह होता है तो वो विवाह जो होता है वो शून्य विवाह होता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है देखें। तो शून्य विवाह का समागम करने से पहले या बाद कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता है, न ही जो पक्षकार होते हैं उनके बीच कोई वैधानिक दायित्व होता है, वो उसकी उत्पत्ति होती है, और ऐसे विवाह से होने वाली जो संतान होती है वो अधर्मज होती है। तो ये इसका प्रभाव है। अब हम देखें कि फासिद निकाह जो इर्रेगुलर विवाह होता है, तो सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या है कि ऐसे विवाह देखते हैं हम कि कौन कौन से जो विवाह हैं वो फासिद निकाह होते हैं। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि बिना साक्षियों के किया गया विवाह, तो ऐसा जो है ये विवाह जो है वो आपका इर्रेगुलर होगा। और उसके साथ 5वीं पत्नी के साथ, मतलब ये जो 5वीं पत्नी है उसका विवाह अगर हुआ है तो ऐसा विवाह जो है वो इर्रेगुलर होगा। फिर उसके बाद तीसरा आधार है इद्दत की अवधि जो है उस दौरान अगर विवाह किया गया है तो विवाह जो है वो इर्रेगुलर होगा। चौथा आधार ये है कि मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक धर्म वाली स्त्री के साथ अगर विवाह किया गया है, किसी मुस्लिम महिला द्वारा किसी गैर मुस्लिम पुरुष के साथ अगर विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह जो है वो क्या होता है आपका इर्रेगुलर होगा। उसके बाद एक आधार ये मिलता है आपको कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा संपन्न किया गया विवाह, मतलब जो विवाह नहीं करवा सकता है, अधिकार नहीं है जिसको विवाह करवाने का, उसने अगर विवाह करवाया है तो ये जो है वो इर्रेगुलर होगा। उसके बाद छठा आधार ये है कि अवैध संयोग के कारण निषिद्ध विवाह जो है, कि ऐसा विवाह जो है अगर अवैध संयोग के कारण हुआ हो तो निषिद्ध विवाह होगा। अब देखिए, शिया में इस प्रकार
सिया विधि में इस प्रकार का विवाह जो है वो ऐसे सभी आधारों पे जो विवाह है वो क्या होता है, सीधा सीधा शून्य होता है, शून्य विवाह होता है। अब देखिए, अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि अब ये जो इर्रेगुलर मैरिज होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है फासिद निकाह का। तो देखिए, ऐसे विवाहों के परिणाम को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। सबसे पहला कि पूर्णावस्था प्राप्त करने से पहले, और दूसरी चीज क्या है कि पूर्णावस्था प्राप्त करने के बाद। तो इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो शून्य विवाह के समान ही इसकी वैधानिकता का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, पत्नी मेहर के लिए हकदार नहीं होती है अगर पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हुआ है तो। अब उसके बाद पूर्णावस्था से पहले जो देखें उसके प्राप्त करने के बाद की स्थिति है। तो ऐसे में क्या होता है कि विवाह का समागम अगर हो गया है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं कि सबसे पहले देखिए कि विवाह विच्छेद के बाद पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन करना होगा। दूसरी चीज क्या है कि पत्नी मेहर पाने की हकदार होगी। तीसरी चीज यह है कि जो संतानें हैं, इस विवाह से जो संतान होगी वो औरस होगी। उसके बाद चौथा प्रभाव यह होता है कि पति पत्नी किसी भी समय एक दूसरे से अलग होकर वैवाहिक संबंध समाप्त कर सकते हैं। तलाक वैवाहिक संबंध समाप्त करने के लिए यहाँ पे आवश्यक नहीं होता है। इर्रेगुलर जो मैरिज है उसमें तो तलाक लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। और पांचवी चीज ये होती है कि जो पृथक्करण है वो न्यायालय द्वारा किया जाना जरूरी है। अब देखें, मान्य या सही विवाह जो है इसके विषय में चर्चा करते हैं हम। तो मान्य या सही विवाह जो है, निकाह विवाह मतलब सही निकाह और ये वैलिड माना जाता है। तो वह विवाह जो भी सभी विधिक तत्वों के अनुरूप होता है तो वो मान्य एक वैध विवाह होता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए, मान्य विवाह पति पत्नी के बीच जो है अधिकारों और कर्तव्यों का सृजन कर देते हैं। यह पक्षकारों के बीच संबंध की निषिद्ध आसक्तियों जो डिक्रीज हैं और पारस्परिक जो दाय होना चाहिए, ठीक है, उनके बीचों उनके अधिकारों को जन्म दे देता है। अब तो हमने ये देखा कि सही निकाह क्या होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो शून्य जो विवाह है आपका बातिल निकाह और जो फासिद है इर्रेगुलर विवाह होता है, इसके बीच में क्या अंतर होता है। तो इस अंतर को हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि यदि विवाह के निषेध पूर्ण एवं स्थायी हैं तो उनकी अवज्ञा से किया हुआ विवाह निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि वे सापेक्ष और अस्थायी हैं तो विवाह जो है वो इर्रेगुलर हो जाएगा। अब दूसरा अंतर यह है कि निष्प्रभावी विवाह में निषेध टाले नहीं जा सकते। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कहें कि शून्य विवाह बिल्कुल निष्प्रभावी होते हैं, परंतु अनियमित विवाह के निषेध सापेक्ष होते हैं तथा निषेध की परिस्थितियां बदली जाने पर विवाह जो है वो मान्य हो सकता है। तीसरा अंतर यह है कि निष्प्रभावी विवाह कोई सिविल अधिकार स्त्री पुरुष के बीच उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन अनियमित विवाह जो है उसमें कुछ विधिक बल उत्पन्न होते हैं बशर्ते कि वह विवाह जो है वो समागम से पूर्ण हो गया हो। तो ये अंतर है इसमें। और चौथा जो अंतर है वो ये है कि शून्य विवाह में स्त्री पुरुष का संभोग जो है वो अवैध होता है और बच्चे जो हैं वो अधर्मज होते हैं, परंतु अमान्य विवाह में क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो धर्मज होते हैं। तो ये इसका प्रभाव होता है। तो ये हमने देखा कि बातिल निकाह और फासिद निकाह जो है उसमें क्या अंतर होता है इसमें। अब देखिए कि जो एक मान्य है, ठीक है, वैलिड में, और जो अनियमित विवाह है उसमें क्या अंतर होता है ये देखने का प्रयास करेंगे। तो जो अनियमित विवाह के बिना,
ठीक है, तलाक की घोषणा से विच्छेदित हो सकता है, मान्य विवाह में ऐसा नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि अनियमित विवाह के अंतर्गत उसके जो दोनों पक्ष उत्तराधिकार के अधिकारी संभोग के बाद भी नहीं होते हैं, जबकि मान्य विवाह में क्या होता है, उत्तराधिकार का अधिकार जो है वो पैदा होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम मान्य और बातिल जो है विवाहों में क्या भिन्नता होती है ऐसे करके। तो एक हम ये देखें, एक तो वैलिड और आपका शून्य विवाह, बातिल और सही विवाह में अंतर देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, पहला अंतर तो यह है कि मान्य विवाह पूर्ण विधिक परिणाम देते हैं, किंतु जो शून्य विवाह है, बातिल विवाह जो है, उसमें एक भी विधिक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। दूसरा अंतर क्या है कि मान्य विवाह जो है पूर्णतः वैध होता है और शून्य विवाह जो पूर्णतः क्या होता है, अवैध होता है। तो ये अंतर है इसमें। तो इसमें करना आपको ये है कि जो प्रकार हैं, जब आप बताएंगे कि बातिल, फासिद और सही, तो इनकी व्याख्या करने के बाद इनके साथ एक दूसरे के साथ इनका अंतर भी स्पष्ट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इसी बिंदु पे कि जो शिया विधि है उसके अनुसार क्या होता है। तो देखिए, शिया विधि के अंतर्गत जो विवाह जो है वो या तो मान्य होगा, सही होगा, या फिर क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, बातिल हो सकता है। ये केवल दो ही प्रकार के हैं। तो हमने जो फासिद निकाह में जो आधार देखे थे, उन आधारों पे जो शिया संप्रदाय हैं उनमें जो मैरिज होते हैं वो क्या है, वो सीधा वाइट होते हैं। तो अनियमित विवाह को शिया विधि में मान्यता प्रदान नहीं की गई है, और ऐसे विवाह जो सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित फासिद माने जाते हैं वे शिया विधि के अंतर्गत बातिल होते हैं। और सिवाय गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह जो है, जो कि शिया विधि के अंतर्गत मान्य है, सही होता है। ये तो हमने देखा कि निकाह के कितने प्रकार होते हैं सुन्नी विधि के अंतर्गत और शिया विधि के अंतर्गत, और इनमें हमने अंतर समझने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं कि ये विषय आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसे ही टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो इस बेल आइकॉन को प्रेस करें, और चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। और इसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।